नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब सूरी टीम एरिया से। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है ग्रुप्स पे और कई जगह डिस्कशन हो रहे हैं कि ये जो 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है A11 की रिक्वायरमेंट्स में, जिससे कि अब फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में मॉड्यूल सप्लाई कर पाएंगे और उनको हम लोग जो है यूज़ कर पाएंगे। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इसको बिल्कुल अपोज कर रहे हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा मिलना चाहिए था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, चलो ठीक है, फॉरेन भी मटेरियल्स पैनल्स भी इंडिया में अवेलेबल होने चाहिए। इसके ऊपर कई सारे डिस्कशन हो रहे थे। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये डिसीजन जिस पे कई लोग अपोज भी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा इतने जल्दी फ्लिप नहीं करना चाहिए था, तो ये ज़रूरी था क्योंकि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज से कहीं ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी हो चुका था कि अगर हमको अपने नेशनल टारगेट्स जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे दिए हैं, उनको अगर मीट करना है और हम लोगों के भी सोलर व्यवसायियों को भी अगर प्रॉपर बिजनेस करना है, प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई का गैप भरना है, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि नॉन एलएम में मॉड्यूल्स भी, फॉरेन मॉड्यूल्स भी हम लोग सप्लाई कर पाएँ ताकि ये गैप फुलफिल हो। बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमको ये देखना भी पड़ेगा कि इसमें दो पहलू हैं, एक इंटीग्रेटर और कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से और दूसरा व्यू पॉइंट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के नज़रिए से। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने, आपने देखा होगा, पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन प्रोसेस और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग फीस और इतना ज़्यादा उन्होंने टाइम और मनी इन्वॉल्व करके सर्टिफिकेशन लिया, जो कि आज उनको कोई एज नहीं दे रहा है। डेड इन्वेस्टमेंट हो गया उनका, वो एक प्रकार का, बस कुछ महीने का उनको फ़ायदा मिला है। और दूसरा ये भी है कि उन लोगों ने ये देखा कि नहीं, डिमांड सप्लाई में इतना ज़्यादा गैप है, तो उन्होंने कई सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, मशीनरी के ऊपर खर्चा कर दिया कि भाई चलिए हम लोग और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएंगे अपनी। तो उनका वो इन्वेस्टमेंट, उसके इंटरेस्ट, वो सब भी उनका जो है, अगर फॉरेन से मॉड्यूल्स आना शुरू हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी एक डिसएडवांटेज मिलेगा, इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ेंगी। और साथ में उन्होंने कई सारे एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया, कई सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दे दी है ये मैन्युफैक्चरिंग लाइंस चलाने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट होगा अगर इतना सारा मॉड्यूल्स बाहर से आएंगे तो। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग इसमें कहते हैं कि नहीं, फॉरेन मॉड्यूल्स पे तो 40% ड्यूटी लगेगी, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक कॉम्पिटिटिव एज रहेगा। बट ये इतना ज़्यादा एज नहीं रहेगा। कारण ये कि जो सेल्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, खासकर बड़े मॉड्यूल्स के, उस सेल्स भी जो इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर भी 25% ड्यूटी है। तो सिर्फ फॉरेन मॉड्यूल्स पे 40% ड्यूटी लगा देने से गैप पूरा नहीं होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम जानते हैं ज़्यादातर मॉड्यूल्स चाइना से आते हैं और चाइनीज़ फैक्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट रन करती है ज़्यादातर वहाँ की। तो उसमें क्या होता है, उनका क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी शुरू हो रहा है कि उनके जो सेल की कॉस्ट्स हैं, जिससे हम लोग मॉड्यूल बना सकते हैं इंडिया में, उस सेल की कॉस्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसपे सिर्फ 25% ड्यूटी है। और मॉड्यूल की कॉस्ट्स को वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जिस पर 40% ड्यूटी है, ताकि वो लोग भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएँ। तो ऑलरेडी वो वाला सपोर्ट जो है वो वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इसकी तकलीफ होगी। दूसरा, अगर आप इंटीग्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आए या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो आप समझिए बात को कि ये एक्सटेंशन भी सिर्फ 2 साल का है। 2 साल बाद फिर से अगर एएलएम को बैरियर लग जाता है, तो आज जो प्रोडक्ट्स हम 25 साल 30 साल की गारंटी में बेच रहे हैं, 5 साल का हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो ऐसे में अगर 2 साल बाद वो मॉड्यूल्स इंडिया में आना बंद हो जाते हैं या वो कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करते हैं या इंडिया के ऑपरेशन ही बंद कर देते हैं इस प्रकार के बैरियर से, तो हमें भी कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। हमें इसलिए तकलीफ होगी क्योंकि गारंटी तो हम लोगों को देनी ही देनी है। तो ऐसे में हम लोगों का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग जानते हैं लगभग 6 से 7 ऐसी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं जो फॉरेन की थी, जिन्होंने इंडिया के ऑपरेशंस बंद किए। तो आज इंटीग्रेटर फंस गया उनकी गारंटी देने के लिए, क्योंकि उसके कमिटमेंट थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि हमें माल को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े, इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। बट आज कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ जो है पूरी नहीं पड़ रही हैं, इस वजह से एएलएम की लिस्ट में एक्सटेंशन दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप बन गया, अब जो मैन्युफैक्चरर का गैप बन गया है, जो इंटीग्रेटर का गैप बन गया है, ये गैप को भरने के लिए ज़रूरी तो है। बट कैसे ओवरकम हो, जो मैन्युफैक्चरर ने, इंडियन मैन्युफैक्चरर ने इतना ज़्यादा एएलएम में, प्लांट मशीनरी में एक्सपेंस कर लिया, वो गैप को कैसे भरे। तो इसके हम लोगों ने मिनिस्ट्री को 3 रिकमेंडेशन किए हैं। पहला रिकमेंडेशन हम लोगों ने ये किया है कि जो हम लोग सेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर 25% ड्यूटी है,
और उससे मॉड्यूल फिर हम इंडिया में बना रहे हैं, वो ड्यूटी हम लोग 25% से घटा के 10% कर दें, ताकि आज की डेट में हम लोग इम्पोर्टेड मॉड्यूल से कंपटीशन कर पाएँ। और जैसे जैसे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है तो कोई बात नहीं, ये 10% से हम लोग इम्पोर्टेड सेल्स पे ड्यूटी 15% कर दें, उसके अगले साल 20 कर दें, उसके अगले साल 25 करें, ताकि इंडिया में जो सेल बना रहे हैं खासकर बड़े साइज के, उनको एक एडवांटेज रहेगा, तभी इंडिया की सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज भी बढ़ेंगी। तो एक तो सेल के ऊपर की ड्यूटी कम कर दी जाए। दूसरा, हम लोग चाहेंगे कि जो मेक इन इंडिया मॉड्यूल्स हैं, जो एलएमएम लिस्ट में एनलिस्टेड है, उन सब ने अपनी कैपेसिटीज दी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रायोरिटाइज किया जाए मेक इन इंडिया और एलएमएम एनलिस्टेड मॉड्यूल्स को। एमएनआरई इस प्रकार से प्रायोरिटाइज करे कि एलएमएम लिस्ट में उन्होंने जितनी अपनी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी कैपेसिटीज डाली हैं, वो उतना कैपेसिटी का काम कर पाए। तो उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, ताकि हमारी क्षमता भी पूरी चलती रहे, और हाँ, विदेशी मॉड्यूल्स भी आते रहे, बट हमारी क्षमता पूरी कैसी चले, तो इसको प्रायोरिटाइज कहीं ना कहीं करना होगा। तीसरा, मैं समझता हूं कि एक ना रेगुलेटरी बॉडी या कोई कमीशन, कोई इस प्रकार की चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इन्वर्टर वाले कंपनी बंद करके चले गए, अपने इंडिया के ऑपरेशंस बंद किए, इंटीग्रेटर फंस गया। तो अगर कहीं ये चाइनीज कंपनियों ने इंडिया के ऑपरेशंस 2 साल 3 साल बाद बंद कर दिए, या नॉट इवन चाइनीज, कोई दूसरी कंट्री के भी मैन्युफैक्चरर ने इस प्रकार से इंडिया के ऑपरेशन बंद कर दिए, तो इसकी गारंटी कौन देगा? तो देयर हैज टू बी सम रेगुलेशन, सम रेगुलेटरी बॉडी जो गवर्न करे कि ये जो कंपनीज इंडिया में मॉड्यूल, दिस इज अ लॉन्ग गारंटी प्रोडक्ट, 25 साल 30 साल, तो ये जो मॉड्यूल इंडिया में बिक रहे हैं, इसमें उनके गारंटी के क्या प्रोविजंस है, इसको भी मॉनिटर किया जाए। ये 3 हमारी रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री से भी। और ऑब्वियसली इस डिसीजन के अगेंस्ट में जाके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज आज की डेट में है नहीं। और ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में हम जाएंगे, या अगर मान लीजिए नॉन एएलएमएम को अलाउ नहीं किया जाता है, तो क्या होगा? इंटीग्रेटर्स का बिजनेस खो जाएगा ना। तो इसको अपोज करके कोई मतलब नहीं है, इसको वेलकम करके भी मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में तो हमें मेक इन इंडिया में जाना ही है। तो देयर इज अ गैप विच नीड्स टू बी ब्रिज्ड। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि मिनिस्ट्री इसके ऊपर में जल्द से जल्द कोई एक्शन लेगी। थैंक यू।